हेलो स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं अभी यूनिट नंबर 2 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और उसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक देखा था वो है कॉचेस इंटीग्रल थ्योरम। ओके, और ये जो कॉचेस इंटीग्रल थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बेस पे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। सो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको पता चला होगा कि एग्जाम्पल कितने छोटे एग्जाम्पल आते थे। सिर्फ समझना ज़रूरी है ये टॉपिक को। सो उसके लिए जो बेसिक टर्म चाहिए थी समझना कि सिंपल कनेक्टेड रीजन किसको बोलते हैं, देन मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन, इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ, ये सब कुछ हमने देखा था, राइट। सो ये हमने कब यूज़ किया था कॉचेस इंटीग्रल थ्योरम कि कोई भी एक फंक्शन दिया होता है एफ ऑफ जेड, ओके, अलोंग दी क्लोज कर्व, और उसका इंटीग्रल जो है वो कितना आता है, तो उसका आंसर कितना आता है 0। ओके, कब कि एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं हम, सो वो फंक्शन जो है वो हर एक पॉइंट पे ओके क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, या वी कैन से डेट एफ डैश ऑफ जेड का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, मीन्स एनालिटिक मीन्स डिफरेंशिएबल, एंड एफ डैश ऑफ जेड क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, हर एक पॉइंट सर्कल के अंदर या तो कर्व के अंदर या कर्व के ऊपर। तब हम बोल सकते हैं कि इसका जो ये इंटीग्रल है वो क्या आ जाएगा 0। सो हमें वही चेक करते थे ये एनालिटिक है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं है, उसका डेरिवेटिव राइट है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती थी तो हम आंसर लिख देते थे डायरेक्ट 0। अब मान लो हमने देखा था कि कर्व जो होता है, मान लो कि ये सर्कल है, अभी कोई ऐसा एक पॉइंट आया, ये रेडियस 1 है, मान लो कोई ऐसा पॉइंट आया कि वहाँ पे ये 2 पॉइंट कि वहाँ पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन हमारा कर्व कौन सा है, ये सर्कल और उसका अंदर के सारे पॉइंट, तो ये कर्व है, तो कर्व के बाहर ये 2 है, तो वो इस पे अफेक्ट नहीं करता था हमारा कर्व पे, राइट। कर्व के अंदर आ जाता है तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे वो कंडीशन में, वो मैं आपको बताता हूँ, ये आज करेंगे कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला। ओके, सो कॉचेस इंटीग्रल थ्योरम कब यूज़ होता है कि जब फंक्शन हमारा एनालिटिक, डिफरेंशिएबल एंड उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो हर एक पॉइंट पे, इनसाइड या ऑन द कर्व। ओके, तो आंसर उसका 0 आता था। अब देखो कोई पॉइंट ऐसा आता था कि ये हमारा कर्व है, ये कोई भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा कर्व है, और पॉइंट बाहर आता है कोई कि ये पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन हमारा कर्व तो बस यही, ये कर्व के बाहर पॉइंट है तो उस पर अफेक्ट नहीं करता था। मान लो कि अभी कर्व के अंदर है, तो वो पॉइंट हमें फाइंड करना है, हमारा जो रीजन के अंदर का पॉइंट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। और इंटीग्रल फार्मूला क्या है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो है मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, विदाउट प्रूफ ही हमें लेना है, सिलेबस में वही है, राइट। सो क्या है हम देखते हैं, इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी, मतलब कोई भी कर्व है उसके अंदर या उसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक, मतलब एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल है। एंड इफ ए इज एनी पॉइंट इनसाइड सी, मतलब ये कर्व जो लिया है मैंने सी, ओके, उसके अंदर हमारा फंक्शन एनालिटिक है और उसके ऊपर भी कोई एक पॉइंट इनसाइड सी है, मतलब कर्व के अंदर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ए, राइट। देन वो पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/z माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड। ओके, ये एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए है। अब ये हमारे को याद रखना है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसको मैं अलग तरीके से लिखता हूँ। कैसे, देखो, ये इंटीग्रेशन किसका, एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए, ऐसा कोई आता है तो हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 पाई है ना, उसको एफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखेंगे हम, 2 पाई इंटू एफ ऑफ ए, ये हम यूज़ करेंगे। ओके, सो ये लेफ्ट पोर्शन जो है ये फॉर्म में होता है तो उसका आंसर हम डायरेक्ट ये
लिख सकते हैं। गेटिंग? सो वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। सो ये क्या बात हुई कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला के बारे में। सो ये आपको इतना याद रखना है। गेटिंग? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे है ना उसका जनरलाइज फार्मूला लिखा है, लेकिन वो अभी चलेगा। ओके, मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या याद रखना है वो। देखो, हाँ चलो, ये प्रूफ आपको नहीं करना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ ये याद रखना है। इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ रीजन आर, देन इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट। देखो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। हमारा फंक्शन क्या है, एक एनालिटिक है, कोई भी एक रीजन दिया है उसके अंदर, बट उसकी जो डेरिवेटिव है एट एनी पॉइंट, कौन सी पॉइंट लिया है, जेड इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ आर इज ऑल्सो एनालिटिक इन आर। ओके, सो हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है हमारा रीजन आर के अंदर। तो कोई भी पॉइंट आप जेड इक्वल टू ए ले लो, तो उस पर उसकी जो डेरिवेटिव है वो भी क्या हो जाएगी, एनालिटिक ही हो जाएगी आर के अंदर। गेटिंग? सो हमने जो देखा अभी बस वैसा ही है। देखो ये पोर्शन सेम ही है, लेकिन क्या है डिफरेंस कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये क्या है, जेड माइनस ए, यहाँ पे क्या है, जेड माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। स्क्वायर वाला टर्म आया तो ये डेरिवेटिव वाला यूज़ करना है। तो हम उसको यूज़ किस तरह से करेंगे, ये पोर्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखेंगे, 2 पाई ए एफ डैश ऑफ ए। समझ में आ रहा है? सो देखो यहाँ पे क्या है, ओनली एफ ऑफ ए है, और यहाँ पे जेड माइनस ए है, सेम ही है। यहाँ पे जेड माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एफ डैश ए। पता चला? सो जहाँ पे भी ऐसी कोई टर्म आएगी तो वहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, 2 पाई ए एफ डैश ऑफ ए। गेटिंग? सो ये आपको याद रखनी है ये फॉर्मूला। ओके, डेरिवेटिव टर्म वाली, और ये सिंपल, ये दोनों कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला है। ओके, बाद में हम साथ में ही देख लेते हैं यहाँ पे कि छोटी छोटी जो थियरम है कि यहाँ पे है एक, देखो लियोविल थियरम। अब लियोविल थियरम क्या बोलती है कि इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड बाउंडेड इन एंटायर जेड प्लेन। ओके, एफ ऑफ जेड जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल है, एंड बाउंडेड इन द एंटायर जेड प्लेन। एंटायर जेड प्लेन मतलब जेड प्लेन जो है वो पूरे जेड प्लेन के अंदर कहीं पे भी आप जाओ, कोई भी पॉइंट पे जाओ, हमारा फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक ही होगा। उसको हम बोल सकते हैं रेगुलर फंक्शन या एंटायर फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज द अवर गिवन फंक्शन इज एनालिटिक एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ जेड प्लेन, मीन्स in a entire j plane. That's why that function is also known as a entire function या also known as a regular function. Getting? इसका मतलब कहने का entire j plane का। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि वो दो रेंज के बीच में होता है। मान लो कि ये एक रेंज है और ये एक रेंज है, ये दोनों के बीच में क्या होता है, बाउंड होता है, राइट? सो ये उसको बाउंडेड। देन फॉर ऑल जेड, देन एफ ऑफ जेड इज कॉन्स्टेंट। Okay, so if f of z is analytic and bounded in the entire z plane for all z, okay, हर एक z की वैल्यू के लिए, then f of z कैसा रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, मान लो कि हम रियल की बात करें, मैं बोलूँ f of x इक्वल टू 5, मैं अब फाइंड करो f of 2 कितना आएगा, x की जगह पर 2 रखो तो कितना आएगा आंसर, 5 आएगा। 7 रखो तो कितना आएगा, 5 भी आएगा ना। सो फंक्शन का आंसर कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, दैट मीन्स कांस्टेंट रहेगा, राइट? सो कांस्टेंट फंक्शन का ये मतलब हुआ। ओके, चलो नेक्स्ट कौन सी है थ्योरम, मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम। ये सारी थ्योरम का स्टेटमेंट ही आपको करना है, राइट? ये जो हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो स्टार्ट किया है ना, उसमें सारी थ्योरम का आपका सिलेबस में देखना विदाउट प्रूफ ऐसा ही लिखा है, राइट? सो मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम क्या बोलती है, इफ f of z is non constant,
ओके, कांस्टेंट नहीं है फंक्शन, नॉन कांस्टेंट है। एंड दूसरा एनालिटिक, इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज काउंटर सी। तो कोई भी एक काउंटर ले लो, ओके, ऐसा है कि ऐसा कोई भी शेप हो सकता है, ओके, तो उसके ऊपर या उसके अंदर कहीं पे भी आपका फंक्शन क्या है, एनालिटिक ही है, एंड दूसरा क्या है, नॉन कांस्टेंट है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ जेड अकर्स ऑन सी, मतलब जो भी कर्व होगा ना उसके कर्व के ऊपर अकर होगा। गेटिंग, समझ में आ रहा है? सो कांस्टेंट जो फंक्शन होगा ना वो कभी भी ये रीजन के अंदर नहीं होगा। पता चला? कांस्टेंट जो होगा फंक्शन वो ऑलवेज कहाँ पे आएगा, ये बाउंड्री जो है ना हमारी कर्व की लाइन, बस उस पर ही आएगा। उसका कहने का मतलब ये है। ओके, सो कर्व के अंदर जो भी पॉइंट है वहाँ पे हमारा फंक्शन कैसे है, एनालिटिक एंड नॉन कांस्टेंट। अंदर कांस्टेंट नहीं हो सकता, याद रखना है। ओके, देन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, बॉर्डर पे आएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड जो है ना, ये मॉड्यूलस ऑकर्स ऑन अ सी, मतलब कांस्टेंट। ये मैक्सिमम वैल्यू ये कर्व पे आएगी और वो कैसी होगी, कांस्टेंट, ये याद रखना। ओके, चलो, तो ये हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक वो ले ली। सो ज़्यादातर क्वेश्चन है ना ये कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला जो है ना उसके बेस पे आते हैं। थियोरम के बेस पे छोटा ही है तो आता है, लेकिन इतना नहीं आता। लेकिन कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला जो है हमने दो देखी, एक तो ये और एक ये। सो ये दोनों के बेस पे एग्जाम्पल हम अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बाद में नेक्स्ट वीडियो में भी हम वो कंटिन्यू करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये अभी लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये GTU एग्ज़ाम आया हुआ है। क्या है, इवेल्युएट, आपको बस इतना ही देते हैं, इवेल्युएट करके छोड़ देते हैं। तो क्या है, देखो ये इंटीग्रेशन है और ये जेड मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है। इफ़, अभी कंडीशन कौन सी दी है, देखो, इफ़ सी इज़ मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा जो कर्व दिया है, सी का मतलब कर्व, कर्व को कौन डिफाइन करता है, ये मैंने बॉक्स बनाया वो। अब ये कर्व कौन सा दिया हुआ है, सर्कल। मैंने कल बताया था सर्कल को हमें कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट करना है तो मोड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर हम लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जेड जीरो क्या है, सर्कल का सेंटर, और आर क्या है, रेडियस। ओके, सो यहाँ पे आप देखो तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे जेड जीरो तो कुछ दिया ही नहीं है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, मैं आपको लिखता हूँ, सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, 0, एंड रेडियस कितनी आ जाएगी, 2। सो ये हमारा जो कर्व दिया है वो क्या है, देखो एक्स एंड वाई एक्सिस है यहाँ पे जेड प्लेन के अंदर। सो सेंटर क्या है, 0, और उसकी रेडियस कितनी है, 2 रेडियस वाला ये सर्कल है, राइट। तो इतना ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ड्रॉ करना ज़रूरी है। अब नहीं करोगे तो ऐसा है नहीं कि उसका मार्क कट जाएगा, लेकिन करो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, आपको ईजी रहेगा। तो चलो, अभी जो भी इंटीग्रल दिया है उसको हम बोल देते हैं आई, लेट आई इक्वल टू नाम दे दिया, राइट। अब देखना है हमें, ये जो सेकंड है वो भी हमने ड्रॉ कर दिया, देखो कि कर्व इज सर्कल मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 विद द सेंटर एट ओ एंड द रेडियस ऑफ 2 एज शोन इन फिगर। सो वो भी हमने फिगर ड्रॉ की कि सर्कल का कर्व दिया है, कौन से सेंटर का है, कौन सी रेडियस का है वो लिखना है, ये दो ड्रॉ कर दिया, ये सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या है, हमें ये देखना है कि हमारा जो ये फंक्शन दिया हुआ है ना उसको बोलते हैं एफ ऑफ जेड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ e⁻² डिवाइड बाई z-1। सो ये फंक्शन जो है कौन से पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, एनालिटिक नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफाइन नहीं होगा तो एनालिटिक डिफरेंशिएबल का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। देखो, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी ऐसे एग्जांपल देखे थे, लेकिन तब क्या था और अब क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। देखो क्या करना है, ये डिनोमीटर देखना है मेन बात। ओके, ये जो डिनोमीटर है ना वो, अब डिनोमीटर में जेड इक्वल टू हम 1 रखें तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। और डिनोमीटर में 0 आता है तो वो इन्फाइनाइट आ जाता है हमारा फंक्शन। तो वो फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ जेड, वो जेड इक्वल टू 1 पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है।
बाकी आप जेड की कोई भी वैल्यू ले लो, जेड प्लेन के अंदर सारे पॉइंट पे जेड की हर एक वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है ही, लेकिन जेड इक्वल टू 1 पे नहीं है। तो देखो जेड इक्वल टू 1 कहाँ पे पॉइंट आता है वो हमें देखना है। जेड इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू ये 1 है एंड वाई तो है ही नहीं तो 0। सो 1 0 पॉइंट कहाँ पे आता है, देखो जेड इक्वल टू 1 पॉइंट कहाँ पे आता है, फिगर में बताया हुआ है, देखो ये यहाँ पे आता है। सो वो हमारा कर्व के अंदर आ गया, पता चला। ओके, सो मान लो कि जेड इक्वल टू 3 दिया होता तो यहाँ पे जेड माइनस 3 होता तो पॉइंट कहाँ पे आता है, जेड इक्वल टू 3 यहाँ पे आता है, समझ में आया। यहाँ पे आता जेड इक्वल टू 3, तो ये कर्व के अंदर आया बाहर आया, कर्व के बाहर आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या यूज करेंगे, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। तो इसका आंसर हम क्या लिख देते तब, 0। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है वो पॉइंट एक्चुअली हमें अफेक्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि वो हमारा जो कर्व दिया हुआ है उसके अंदर नहीं आ रहा है, वो तो आउटसाइड है। तो वहाँ वो तो हमें कुछ फंक्शन को उससे कुछ लेना देना होगा नहीं होगा। जो कर्व दिया है ना उसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है कि उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो, उसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ना उसको बोलते हैं रेगुलर सॉरी सिंगुलर पॉइंट। ओके, जो पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट जो है वो सर्कल के या तो कर्व के अंदर है या बाहर है, अंदर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे, जो अभी अभी हमने देखी ये वाली, राइट। बट कर्व के बाहर हो तो थ्योरम यूज़ कर देंगे, आंसर डायरेक्ट 0 लिख देंगे, पता चला। बट यहाँ पे क्या है, जेड इक्वल टू 1 है तो ये 1 जो है जेड इक्वल टू 1 ये पॉइंट वो हमारा कर्व के अंदर आ गया। सो हम यहाँ पे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 हम यूज़ नहीं कर सकते, उसका आंसर 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कहाँ आया, अंदर आया, बाहर आता है तो अब 0 लिख देते हैं, राइट। तो अंदर आया तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, जेड माइनस 1 स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे एफ डैश ए वाले यूज़ करते हैं, राइट। अभी जेड माइनस 1 है तो सिंपल यूज़ करेंगे, हमने जो पहले इंटीग्रल फार्मूला देखी बस वही ये। ओके, पता चला। तो क्या यूज़ करना है वो तो पता चल गया, लेकिन कैसे उसको लिखना है वो हम देखते हैं। देखो ये अंदर है बाहर है, कैसी किस तरह से हमें लिखना है स्टेप को। फॉर जेड इक्वल टू 1 जो पॉइंट के लिए है, फॉर जेड इक्वल टू 1 क्या करना है, ये जो कंडीशन दी है ना उसमें रखना है जेड की वैल्यू 1। सो मोड ऑफ जेड ये इक्वल टू क्या आएगा, जेड की जगह पे 1 रखो तो मोड ऑफ 1 आएगा। सो मोड ऑफ 1 का आंसर तो 1 ही आता है। सो वो हमें देखना है ये रेडियस से कम है या ज़्यादा है। तो 1 जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है, लेस देन 2 मतलब कि 1 जो पॉइंट है जेड इक्वल टू 1 पॉइंट वो हमारा कर्व के अंदर है, सर्कल के अंदर है, पता चला। सो जो भी पॉइंट आप लिखो ना वो पॉइंट को आपको जो कर्व का इक्वेशन दिया उसमें रखो, देन उसका आंसर फाइंड करो। आंसर देखो ये रेडियस से ग्रेटर है या लेस है, यहाँ पे क्या है 1 लेस देन 2, रेडियस हमारी 2 है और उससे कम वैल्यू आई, उसका मतलब क्या हुआ कि जेड इक्वल टू 1 पॉइंट कहाँ पे है, हमारा अंदर है, कर्व के अंदर है। सो यहाँ पे लिखा है देखो 1 लेस देन 2 आया, हैंस जेड इक्वल टू 1 लाइज इन साइड सी। ओके, ये पहला एग्जाम्पल इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी के एग्जाम्पल हम थोड़े स्पीड से देखेंगे, पता चला ये। सो हैंस जेड इक्वल टू 1 लाइज इन साइड द सी। सो पॉइंट हमारे कर्व के अंदर आता है या बाहर वही देखना है, बाहर आता है तो इसका इंटीग्रल का आंसर 0 अकॉर्डिंग टू द कॉचेस इंटीग्रल थ्योरम, फार्मूला अलग है राइट। सो यहाँ पे इन साइड आए तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो एफ ऑफ जेड इक्वल टू लेना है हमें, तो ये करना है, ये जो है इंटीग्रल उसको हमें इसके साथ कंपेयर करो। तो देखो ये जो है ई रेस टू जेड वो एक्चुअली क्या है हमारा एफ ऑफ जेड। सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ई रेस टू जेड, गेटिंग। सो हमारा जो ये फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है अंदर कर्व के अंदर, और उसकी जो हमें फाइंड करना है ये जेड इक्वल टू 1 वाला पर, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो ये लिखा है, फॉर्मूला लिखी है और ये हमारा ये इंटीग्रल, राइट।
सो हमारा आंसर क्या आता है, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई एफ ऑफ ए। सो एफ ऑफ जेड क्या है हमारा, ई रेस टू जेड है, राइट। सो ए करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है एक्चुअली, देखो यहाँ पे जेड माइनस ए है, यहाँ पे जेड माइनस 1 है, तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, सो यहाँ पे क्या रखेंगे, जेड इक्वल टू 1 रख देंगे, या तो ये एफ ऑफ जेड है तो यहाँ पे हम एफ ऑफ ए लिखे तो क्या आएगा, ई रेस टू जेड आएगा, और जेड की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 हमें रखना है। पता चला, अब ए लिखो या जेड लिखो चलेगा, राइट। सो 2 पाई एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 लिखूंगा मैं। एफ ऑफ 1 कैसे फाइंड करेंगे, जो एफ ऑफ जेड है ना, ई रेस टू जेड, वहाँ पे जेड की जगह पे 1 रख देंगे तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा, ई रेस टू 1 मतलब ई आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 2 पाई आई तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसका एफ ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा, ई आएगा। तो आ गया हमारा 2 पाई आई ई। उसको अच्छी तरह से लिखे तो क्या लिखते हैं, 2 पाई ई है। सिंपल ही है, बहुत इजी है। पता चला, ये तो इंटीग्रल के फॉर्मूला है। हमारा इनका करना है, हमने फाइंड किया कि भाई जेड इक्वल टू 1 जो है पॉइंट वो सर्कल के अंदर है, और उसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है नहीं, एनालिटिक नहीं है। पता चला, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ये ए की वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर तो यही है, 2 पाई एफ ऑफ ए, राइट। लेकिन एफ ऑफ ए क्या है, तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हम वो लिखेंगे 2 पाई एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 कहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये जो ऊपर है ना न्यूमरेटर, वो हमारा एफ ऑफ जेड हो जाएगा। सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेस टू जेड है, उसमें जेड इक्वल टू 1 रखो, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा, ई रेस टू 1 मतलब ई, तो वो यहाँ पे रख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये सिंपल एग्जाम्पल हमने देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बेस पे हम बाकी के सारे एग्जाम्पल देखेंगे।